उनकी ट्रेनिंग को 4 चांद लग गए थे। उनकी सूखी बेरंग और वैरान जिंदगी में बाहर आ गई थी। दिन की खटन तरबियत सुहानी रात के इंतजार में गुजरती। वो तमाम जिस तबके से ताल्लुक़ रखते थे उस तबके में औरत का वजूद शजर ममनूआ की हैसियत रखता है, जबकि वहाँ कोई भी ट्रेनिंग करने वाला महरूम नहीं रहा था। न सिर्फ कामरान, इस्माइल, रहीम और अब्दुल्ला जैसे हैंडसम लड़कों को उनकी तहरीक का मस्बत जवाब मिला था, बल्कि फ़ख्र ज़मान, जमशेद और साकिब जैसे वाजबी शक्ल सूरत के लड़के जिन्हें आसानी से बदसूरत शुमार किया जाता, वो भी यूनिवर्सिटी की लड़कियों के इंतिफात से महरूम नहीं रहे थे। उनमें ज़्यादातर लड़कियां वहीं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहाइश पजीर थीं। अपना तारुफ उन्होंने अमीर घरानों की बिगड़ी हुई जदीद फैशन की दिलदादा लड़कियों के तौर पर कराया था। शहजादी पार्वती 2 दिन के अंदर इस्माइल के दिमाग से महव हो गई। हालांकि उससे पहले गुजरने वाली रातों की तन्हाई में उसका अंग अंग शहजादी का तलबगार रहता। अब ये कमी मून ने पूरी कर दी थी, लेकिन वो ज़्यादा देर मून पर इक्तिफा न कर सका। उसके बाद जूही और जूही के बाद रक्षिंदा उसकी ज़िंदगी में दाखिल होती चली गईं। हैरानी की बात यह थी कि इन लड़कियों में औरत के अंदर पाए जाने वाली फितरती रकाबत का जज्बा बहुत कम या बिल्कुल मफकूद था, लेकिन ये उनके सोचने का मैदान नहीं था। फिलहाल तो वो आम खा रहे थे और आम खाने वाले को पेट गिनने का होश नहीं रहता। इस वक्त वो 2 ग्रुपों में मुनकसम हुए छोटे हथियारों से शिस्त लेने का तरीका समझ रहे थे। इस्माइल शाह की सारी तवज्जो अपने वेपन इंस्ट्रक्टर काशिफ की तरफ मबजूल थी। देखें, हर हथियार की मैकेनिकल साइड 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 फ्रंट साइड और नंबर 2 रियर साइड। रियर साइड अमूमी तौर पर रेंज फिक्स करने के काम आती है। इसमें शिस्त लेने के लिए या तो होल बना होता है या फिर इंग्लिश के लफ्ज़ वी की तरह का कट बना होता है, जबकि फ्रंट साइड की पतली सी नोकदार टिप बनी होती है। फायर करते वक्त ज़रूरी है कि आप रियर साइड के होल में से देखते हुए फ्रंट साइड की टिप को टारगेट से मिलाएं। हथियार की साइडों को सीधा रखें, अपनी गिरफ्त मजबूत रखें और सबसे बढ़कर अपने सांस पर काबू पाएं। हर हथियार के ट्रैगर में थोड़ी सी आज़ादाना हरकत होती है, जिसे पुल ऑफ सर्व्स कहते हैं। तो याद रखें कि फायर करने से पहले जब आप शिस्त लें तो इस आज़ादाना हरकत को पूरा करें। उसके बाद सांस रोकते हुए फायर कर दें। इस ज़मन में ये ख्याल रहे कि आपने ना तो सांस को अंदर खींचकर रोकना है और ना ही बाहर निकाल कर, बल्कि आप सांस ले रहे हों या सांस निकाल रहे हों, उसको अपनी जगह पर रोक लें। फायर करते वक्त झटका लगता है, ये झटका हथियार की ताकत पर मुनहसर होता है। यानी पिस्तौल से फायर करते वक्त खफीफ से झटका लगेगा, तो 8 mm जैसी राइफल से फायर करते वक्त अच्छा खासा झटका लगेगा, मगर ये झटका इतना ज़्यादा नहीं होता कि किसी नुकसान का बायस बन सके। आप लोगों ने बस ये ध्यान रखना है कि ट्रैगर प्रेस करते वक्त लाशऊरी तौर पर फायर से होने वाले झटके को सहारने के लिए कंधा आगे की तरफ नहीं बढ़ाना। काशिफ ने एक लम्हे के लिए रुककर तमाम के चेहरे पर तायराना निगाह डाली और फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, इन तमाम एहतियातों के बावजूद भी कभी फायर दुरुस्त निशाने पर नहीं लगता, तो आप समझ जाएं कि हथियार की सिफरकारी में फ़र्क है। सिफरकारी कहते हैं हथियार की साइटों का मुआयना करते हुए उनमें मुनासिब तब्दीली करना, कि हथियार से दुरुस्त फायर करना मुमकिन हो सके। हर हथियार की सिफरकारी का तरीका मुख्तलिफ होता है और ये तरीका हम हर हथियार के साथ ही पढ़ेंगे। जैसे AK-47, 8 mm और 7 mm के बारे आप पढ़ चुके हैं। सर, आपने 12 बोर की सिफरकारी के मुतालिक तो नहीं पढ़ाया था? काशिफ की बात ख़त्म होने से पहले कामरान बोल पड़ा। 12 बोर की सिफरकारी नहीं की जाती, काशिफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मगर क्यों सर? क्योंकि उसके कारतूस में छर्रे भरे होते हैं जो बिखर कर टारगेट की सीमत बढ़ते हैं। इसीलिए इस हथियार को ज़्यादातर परिंदों के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्माइल शाह ने पूछा, सर पिस्तौल से भी शिस्त लेने के मेरा मतलब है फायर करने के यही असूल हैं? पिस्तौल के बारे अभी तक आपको तफसील से पढ़ाना रहता है, क्योंकि ये आज के दौर में बहुत मुफीद हथियार है। बल्कि मैं ये कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा कि तरक्की याफ्ता शहरों में 95% जराइम में पिस्तौल का ही इस्तेमाल किया जाता है और इसकी वजह इसका बनावट में मुख्तसर होना है।
कि ये आसानी से छुपाया जा सकता है। बाकी जहां तक इस एशियस लेने का ताल्लुक है वो मैं उसके अपने पीरियड में तफसील से बतलाऊंगा। अलबत्ता एक बात जो शायद आपके लिए दिलचस्पी का बायस हो कि जदीद आने वाले पिस्तौलों में ऐसे पिस्तौल भी शामिल हैं जिनके साथ एक लेज़र पॉइंटर लगा होता है। आप टारगेट पर लेज़र को ले जाएं और फायर कर दें, गोली निशाने पर लगेगी। उसकी मदद से तो एक आम बंदा भी निशाने पर गोली मारने के काबिल हो सकता है। बहरहाल ये एक ज़मनी बात थी और आप लोगों ने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हर किस्म के हथियार से मतलूबा टारगेट को निशाना बना सको। सर, क्या हमें बड़े हथियारों के बारे भी पढ़ाया जाएगा? उसकी ज़रूरत ही नहीं। आप लोगों ने कौन सा सरहद पर जाकर दुश्मन फौज का मुकाबला करना है। अलबत्ता रॉकेट लॉन्चर के बारे में आपको तफसील से पढ़ाऊंगा कि इसके शुमार बड़े हथियारों में होने के बावजूद ये बनावट में मुख्तसर है। इसके अलावा किसी हैवी वेपन को सीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं, बल्कि उसे टाइम का ज़िया करना ज़्यादा मुनासिब होगा। आप लोग मेरी इस बात से मुतफिक हो? जी सर। बाकी आप लोगों ने एक दफ़ा फायर का तजर्बा कर दिया है जिसमें बमुश्किल 2 बंदे टारगेट को निशाना बनाने में कामयाब हो सके थे, लेकिन इस मरतबा फायर करते वक्त आप लोगों ने इन असूलों को मद्देनज़र रखना है जो मैंने अभी लोगों के सामने बयान किए हैं। इसके बाद देखना कि गोलियां निशाने पर लगती हैं कि नहीं। मैं ये तो नहीं कहता कि तमाम लोग फायर के तरीके पढ़ने के बाद अच्छे फायरर बन जाओगे, क्योंकि अच्छा फायरर बनने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो यहाँ आपसे कराई जाएगी, और दूसरा हर इंसान में एक कुदरती सलाहियत भी होती है निशानाबाजी की। अलबत्ता ये बात कन्फर्म है कि इन असूलों को सीख कर और फायर करते वक्त मद्देनज़र रखते हुए आपके फायरिंग रिजल्ट पर काफ़ी असर पड़ेगा। और अब आप लोगों की टी ब्रेक का टाइम हो गया है, इसलिए आप जा सकते हैं। दूसरे ग्रुप को इनके इंस्ट्रक्टर ने पहले ही ब्रेक दे दी थी। वो तमाम आपस में घुल मिलकर कैफे की तरफ बढ़ गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।